हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के करेक्टर्स पढ़ चुके। उसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे। उन दो एग्जांपल्स के बाद में हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम फर्स्ट ऑर्डर की स्टडी करते हैं हमारी एनसीईआरटी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन होता है, जब ये डिकम्पोज होता है H2O में, लिक्विड है वो भी, पानी कलरलेस और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती रहती है। इस डिकम्पोजिशन में इनिशियली कंसंट्रेशन हमने H2O2 की जो ली है, इसे हम एक बार मेजर कर भी सकते हैं, बट किसी भी टाइम टी पर 5 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद, कोई भी टाइम गिवन हो, उस टाइम के बाद में H2O2 की कंसंट्रेशन कितनी रह गई है, ये हम कैलकुलेट ऑब्जर्व करके नहीं कर सकते, क्योंकि कलरलेस है, कोई विजिबल चेंज नहीं है। ऐसे केसेस में हम कोई एक सूटेबल सब्सटेंस यूज करते हैं और उसकी हेल्प से हम टाइट्रेशन करवा के हम इस कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। मेरे बेटाओ, जब भी किसी अननोन सॉल्यूशन की हम कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं, किसी नोन सॉल्यूशन की हेल्प से रिएक्शन कंप्लीट करके किसी इंडिकेटर की हेल्प से एंड पॉइंट पता करते हैं, इस मेथड को हम टाइट्रेशन बोलते हैं। और टाइट्रेशंस के बारे में हम +1 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जो इन्होंने ये नहीं पढ़ा है टॉपिक, वे मेरे इसी चैनल पर स्टोइकियोमेट्री प्लेलिस्ट में जाकर के आप टाइट्रेशन को अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ओके बेटाओ, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम टाइट्रेशन करेंगे H2O2 की, और यहाँ जो सूटेबल रिएजेंट हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट खुद कलर चेंज करके एज ए इंडिकेटर भी काम करता है। वो एक सेल्फ इंडिकेटर है और हमें एंड पॉइंट इजीली पता लग जाता है, और H2O2 को वो ऑक्सीडाइज भी करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो रिएक्शन मिक्सचर कहा जाता है, जिसमें H2O2 H2O2 सब कुछ जो होता है पूरा, उसको हम बोल देते हैं रिएक्शन मिक्सचर। तो हम क्या करते हैं बेटाओ, रिएक्शन मिक्सचर की हम टाइट्रेशन करते हैं। रिएक्शन मिक्सचर इज टाइट्रेटेड, इसे टाइट्रेट किया जाता है अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा, इसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है कि KMnO4 के साथ अलग अलग टाइम पर एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, मैंने एक ही टाइम यहाँ पे लिया है, अलग अलग टाइम इंटरवल्स पर हम ये पता कर लेते हैं। अब बेटा वो यहाँ पर उसका डेटा कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि यहाँ पर वॉल्यूम V0 खर्च हुआ KMnO4 का, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में दिया है उसका टाइट्रेशन में। कब? जब इसको टाइट्रेट किया गया इनिशियली, दैट इज जब H2O2 का डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है, उस टाइम पर KMnO4 कितना यूज हुआ, वो वॉल्यूम है V0। इससे क्लियर हो गया बेटा, ये जो V0 होगा ये प्रोपोर्शनल टू A होगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर KMnO4 और H2O2 की रिएक्शन हो रही है। जितना H2O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उतना ही KMnO4 ज्यादा यूज होगा रिएक्शन में। सो अल्टीमेटली वॉल्यूम उस H2O2 के अमाउंट के प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल के। और टाइम टी पर, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, टाइम टी पर H2O2 का जो रिमेनिंग अमाउंट है बेटा जी, वो A-X है। तो जितना अमाउंट कम बचेगा टाइम टी पर H2O2 का, उतना ही KMnO4 का वॉल्यूम कम लगेगा। तो टाइम टी पर जो वॉल्यूम लगेगा बेटा वो KMnO4 का, वो वॉल्यूम यूज्ड एट टाइम टी, that will be proportional to remaining amount of H2O2। जितना अमाउंट ज्यादा बचेगा उतना वॉल्यूम ज्यादा यूज होगा KMnO4 का, जितना कम उतना कम। यहाँ पर इससे क्लियर हो गया कि इन दो क्वांटिटीज का प्रोपोर्शनल जो हमने जो देखा है, अगर इनका रेशियो लिया जाए तो इनके रेशियोज बराबर होंगे अगर ये प्रोपोर्शनल में है तो। सो अल्टीमेटली गाइस वी कैन राइट इट हियर
A अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू V नॉट अपॉन VT। और इस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में हम जानते हैं H2O2 का डिकम्पोजिशन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट 2.303/T लॉग V नॉट अपॉन VT। इस तरह से एक्सपेरिमेंटली मैं टाइट्रेशंस करके इनिशियली वॉल्यूम जो KMnO4 यूज हुआ V नॉट टाइम T पर, टाइम T कितना है और उस पर कितना वॉल्यूम यूज हुआ मेजर करके मैं रेट कांस्टेंट K फाइंड कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर बेटा? हम इसी तरह से एक और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं, और उसमें रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट्स की नेचर, उनकी फिजिकल स्टेट्स के लिए क्या सूटेबल मेथड होगा A और A माइनस एक्स के रेशियो को फाइंड करने के लिए, और किस तरह से हम उस वैल्यू को चेंज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स आगे लेते हैं। सो गाइस, द नेक्स्ट एग्जांपल इज एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर को जब हम एसिडिक मीडियम में वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसकी हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल बनता है। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हम यहाँ पर एस्टर्स में एक एस्टर लेके चल रहे हैं जो आपने 9th-10th में पढ़ा होता है बेटा, मैं वही यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, और वो है CH3COOC2S5 एथाइल एसीटेट। एथाइल एसीटेट को जब हम एक्सेस ऑफ वाटर में, ये एक्सेस में लिया गया है, अमाउंट क्या बता रहे हैं आपको हम, इसके साथ जब हम इसको एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए H+ हम एरो पर लिख देते हैं जो बताता है कि एसिडिक मीडियम है, और यहाँ पर इसकी रिएक्शन से एसिटिक एसिड और एथेनॉल और वीकेन से इथाइल एल्कोहल बनता है। यहाँ पर अगर हम कंसेप्चुअली देखें तो मेरे बेटाओ, इनिशियली इस इथाइल एसीटेट का अगर कंसंट्रेशन जो है वो A मोल पर लीटर है, वाटर एक्सेस में है, और हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to any reactant which is taken in excess, that is H2O के रेस्पेक्ट में 0 होगी यहाँ पर। इतना क्लियर है बेटा आपको? और इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर CH3COC2H5। मतलब H2O पर डिपेंड नहीं करेगा, अगर आप H2O लिखते भी हो तो पावर 0 रहेगा, तो ये इसका रेट लॉ है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए मुझे यहाँ पे रेट कांस्टेंट चाहिए, और रेट कांस्टेंट के लिए अभी पता लग गया कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के कोलाइड होके तब रिएक्शन आगे बढ़ रही है। ऐसी रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर डिफरेंट होता है उन रिएक्शंस को सीडो ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए हम इसको सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह सकते हैं। ये इसका एक एग्जांपल हो गया। तो मेरे बेटाओ, अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी द अमाउंट्स। कंसंट्रेशन अगर एस्टर की इनिशियली A है तो उस समय भी एसिटिक एसिड और एथेनॉल नहीं बना है। इतना क्लियर हो गया बेटा आपको? यहाँ पर जो H+ यूज किया जा रहा है वो एज अ कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है, और अब यहाँ पर सपोज कीजिए एट टाइम T पर इसमें से X मोल्स डिसोसिएट हो गए, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन है A माइनस एक्स रिमेनिंग, और ये आपका X मोल पर लीटर एसिटिक एसिड और एथेनॉल भी X। अब हम इसके आगे बढ़े। अगर मैं मान लूं कि मैं अब मेजर कर रहा हूं या इसके अमाउंट को जानना चाह रहा हूं रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, रिएक्शन कंप्लीट के लिए जो टाइम है उसको हम टाइम इनफिनिट बोलते हैं। उस समय हम ये मान लें कि रिएक्टेंट 0 एक्स्ट्रा कंप्लीटली है हाइड्रोलाइज हो गया, और ये कंप्लीटली A मोल जितने भी लिए थे वो सारे के सारे एसिटिक एसिड और एथेनॉल में कन्वर्ट हो गए।
मेरे बेटाओं यहाँ पर सबसे मेन और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एथाइल एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन और एथेनॉल का एक्वस सॉल्यूशन एज वेल एज वाटर जो लिक्विड स्टेट में ऑल आर मिजिबल, सब आपका होमोलॉगस सॉल्यूशन बनाते हैं, सब कलरलेस हैं, नहीं पता लगेगा रिएक्शन मिक्सचर को देखकर किसमें कितना एस्टर बचा हुआ है या कितना खत्म हुआ है किसी भी टाइम पर। ये चेक करने के लिए वही जैसा हमने अभी मेथड एग्जांपल 3 में लिया कि जब ऐसी प्रॉब्लम आए तो हम किसी एक सूटेबल कंपाउंड से रिएक्ट करवा के टाइट्रेशंस करवा के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ हम इसके अमाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सूटेबल है जो रिएजेंट यूज कर रहा हूँ रिएक्शन के लिए वो करूंगा बेस, क्योंकि यहाँ पर एसिड्स बन रहे हैं। तो एसिड बेस रिएक्शन होती है हम जानते हैं। तो मैं यहाँ पर इस रिएक्शन मिक्सचर को मैं क्या करूंगा बेटा, टाइट्रेट करूंगा। रिएक्शन मिक्सचर is titrated against standard solution of, that is जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता है, ऑफ NaOH। बेसिक सॉल्यूशन लूंगा और ये मैं अलग अलग टाइम पर एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, अलग अलग टाइम पर ये मैं टाइट्रेशंस करूंगा। यहाँ पर कई बार बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं बेटा कि यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए जाते हैं। सपोज करो हम यहाँ पे 3 कंटेनर लेंगे या 3 बीकर आप कह सकते हो। इन तीनों में हम जो कैटलिस्ट H+ मिला रहे हैं ये इक्वल अमाउंट में मिलाते हैं। इसके अंदर हम जो एस्टर ले रहे हैं वो एस्टर भी हम इक्वल नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व करते हैं इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। दैट इज मैं यहाँ पे ये सॉल्यूशन लिया मैंने। अब इन तीनों सॉल्यूशंस की मैं टाइट्रेशन करूंगा NaOH के साथ। पहले मैं टाइट्रेशन करूंगा सॉल्यूशन बनाते ही, दैट इज टाइम t0 पर इनिशियली। तो इस समय NaOH का जो वॉल्यूम खर्च होगा, जो वॉल्यूम यूज होगा, ये NaOH बेस है, तो ये जो एज अ कैटलिस्ट में यूज करा था एसिड, सिर्फ उसको ये न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि अभी इसमें केवल एस्टर और वाटर है और दोनों से NaOH की रिएक्शन अभी नहीं होनी है। तो बेस की रिएक्शन अभी किससे हो रही है बेटा, एसिड यूज्ड एज कैटलिस्ट। सो अल्टीमेटली इनिशियली वॉल्यूम सपोज करो टाइम t0 पर जो यूज हुआ है NaOH का वो है V0। तो V0 वॉल्यूम ऑफ NaOH used initially that is time t0 पर ये जो वॉल्यूम होगा बेटा it will be proportional to amount of catalyst। ये जितना कैटलिस्ट मैंने यूज किया है जो कि एसिड है ये उसके प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा यूज किया होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर NaOH का वॉल्यूम इनिशियली खर्च हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट इस टाइट्रेशन को आगे बढ़ाऊंगा। दूसरे कंटेनर में सेम टाइम पे मैंने बना के रख दिए तीनों को। अब मैंने यहाँ पर ये टाइट्रेशन दूसरे कंटेनर में मैंने की कुछ टाइम टी के बाद में, एट टाइम टी पर। जब टाइम टी पर मैं टाइट्रेशन करता हूँ बेटा, तो अब सपोज कीजिए वॉल्यूम NaOH का खर्च होता है Vt। तो ये जो वॉल्यूम NaOH का खर्च होगा ये वॉल्यूम NaOH का बेटा हो एट टाइम टी पर दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट। जो एसिड यूज किया है वो तो इक्वल ही था, जितना पहले है उतना यूज किया है, उसको न्यूट्रल करेगा। एज वेल एज टाइम टी पर जितना एसिटिक एसिड X बन गया है ये उस एसिटिक एसिड को भी न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये दोनों के अमाउंट्स के सम के प्रोपोर्शनल होगा। दोनों एसिड्स का सम कैटलिस्ट और एसिटिक एसिड जितना ज्यादा होगा दोनों का अमाउंट, उतना ही वॉल्यूम टाइम टी पर NaOH का ज्यादा खर्च होगा, अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड। और ये बेटा कितना है, ये X है टाइम टी पर। इसी तरह से अगर मैं अब दूसरे कंटेनर में काफी टाइम बाद जब ये ऑब्जर्व हो जाए कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो हम उस टाइम को टाइम टी इन्फिनिट बोलते हैं। वो 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जो भी लगे, आप आराम से मिक्सर को छोड़ दीजिए और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उस समय सपोज टू बी कंप्लीट, तब हम वहां पे उसकी टाइट्रेशन करेंगे वापस NaOH के साथ। अब NaOH का वॉल्यूम खर्च हुआ हुई इन्फिनिट
It is also the volume of NaOH used in titration at time t infinite. और अब जो वॉल्यूम खर्च होगा NaOH का, अगेन वो जो एसिड के तौर पे मैंने यूज किया था इक्वल अमाउंट है कैटलिस्ट का, और इस कैटलिस्ट को भी ये करेगा, और इसके साथ साथ ये अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड को भी ये न्यूट्रलाइज करेगा। बट टाइम टी इनफिनिट पर एसिटिक एसिड कितना होगा? ए। दैट इज जितना मैं एस्टर ज्यादा लूंगा इनिशियली, उतना ही एसिटिक एसिड फाइनली ज्यादा बनेगा, और उसके न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उतना ही ज्यादा वॉल्यूम NaOH का खर्च करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली मेरे सामने 3 डेटा हम इस तरह से टाइट्रेशन करके NaOH के वॉल्यूम्स 3 टाइम पर मैं मेजर कर लूंगा। और अब मैं कंसेप्चुअली ये समझ सकता हूं बेटा हो कि अगर मैं V इनफिनिट में से जो फाइनली है इसमें से अगर मैं V नोट को माइनस कर देता हूं, दैट इज कैटलिस्ट में जो खर्च हो रहा था, मैं उस वॉल्यूम को NaOH को माइनस कर देता हूं, तो केवल एसिटिक एसिड के अमाउंट को ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा कि जितना ए ज्यादा होगा उतना ही वॉल्यूम NaOH का ज्यादा खर्च हुआ है। बट वो वॉल्यूम ऑफ NaOH जो यूज हुआ एसिटिक एसिड में वो कब मिलेगा? जब एसिटिक एसिड के वॉल्यूम में से, इस टोटल वॉल्यूम में से मैं इस कैटलिस्ट वाले पार्ट को माइनस कर दूंगा। तो ये पार्ट कितना है? V नॉट। सो अल्टीमेटली गाइस V इनफिनिट माइनस V नॉट मुझे क्या देगा? ये मुझे A देगा इनिशियल अमाउंट। जितना ज्यादा मैं ये आपका यूज करूंगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उतना ही फाइनली एसिटिक एसिड ज्यादा बनेगा, और उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा यूज होगा NaOH का। बट यहाँ टोटल वॉल्यूम यूज हुआ है वो 2 कामों में खर्च हुआ है, इसलिए मैं कैटलिस्ट वाले पार्ट को माइनस कर दूंगा। एंड सिमिलरली बेटा अगर मैं टाइम टी पर, जैसा कि आप देख रहे हो जो वॉल्यूम खर्च हुआ है टाइम टी पर, इसमें कैटलिस्ट के लिए भी तो यूज हुआ है ना। अगर मैं इस कैटलिस्ट वाले पार्ट V नोट को माइनस कर दूं, तो उस समय ये जो वॉल्यूम NaOH का खर्च हुआ है वो केवल उस एसिटिक एसिड को खर्च हुआ है न्यूट्रलाइज करने में जो बना है टाइम टी पर, वो कितना है? X। तो ये NaOH का ये जो वॉल्यूम का डिफरेंस है दैट विल गिव X। ओके बेटा जी, अगर मुझे A और X के रेशियो है तो मैं यहाँ पे एक रेशियो बना सकता हूँ, A माइनस X विल बी प्रोपोर्शनल टू, नाउ दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू, आप A की वैल्यू पुट कर दें V इनफिनिट माइनस V नॉट, और माइनस आप X की वैल्यू पुट कर दें VT माइनस V नॉट। यहाँ आपको दिख जाएगा V नॉट से V नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने पर ये प्लस का हो जाएगा बेटा। दिस पार्ट इज कैंसल्ड, सो we will get A minus X will be proportional to V infinite minus VT। अब मुझे यहाँ पर बेटा जैसा आप देख रहे हो A माइनस एक्स भी मालूम है और मुझे अब A भी मालूम है, सो अल्टीमेटली इट इज इजियर फॉर मी टू राइट द formula of rate constant K is equals to 2.303 upon T log A। A की जगह पर मैं लिख दूंगा बेटा V इनफिनिट माइनस V नॉट अपॉन, अब मैं A माइनस एक्स की जगह पर लिख दूंगा V इनफिनिट माइनस VT। इस तरह से मैं एक्सपेरिमेंटली NaOH के वॉल्यूम्स टाइट्रेशन करके अलग अलग टाइम पर मैं V इनफिनिट, V नॉट, VT एंड टाइम T की वैल्यू मेजर करके यहाँ पुट करूंगा, और मुझे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का रेट कांस्टेंट पता लग जाएगा इस रिएक्शन का, जो कि एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इज दैट क्लियर गाइस? इसी तरह से यहाँ पर हमने देखा कि अभी H2O2 का अगर अमाउंट है तो टाइट्रेशन करना पड़ा हमें KMnO4 के साथ, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट थे। यहाँ पर एसिड बन रहा है तो हम एक बेस का यूज कर लेंगे। अगर किसी रिएक्शन में कोई फर्स्ट ऑर्डर में बेस बन रहा होगा तो मैं वहां पर एसिड के अगेंस्ट टाइट्रेशन करवा सकता हूँ। इस तरह से हम लोग सूटेबल मेथड्स के थ्रू A और A माइनस का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। चलो हम एक और डिफरेंट एक टाइप रिएक्शन लेते हैं जहां पर हम टाइट्रेशन के अलावा और मेथड भी यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट एग्जांपल इज decomposition of ammonium nitrate। Decomposition of NH4NO2। अमोनियम नाइट्रेट जो है बेटा
इसका जो डिकम्पोजिशन है इट इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अमोनियम नाइट्राइट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, अगर हम इसे थोड़ा सा हीट करें तो ये नाइट्रोजन गैस और H2O दैट इज वाटर जो लिक्विड है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, या हम उसे बाद में ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे बेटाओ अगर हम यहाँ पर ये मान लें कि इनिशियली मैंने यहाँ पर इसके मोल्स जो लिए वो ए लिए, अब यहाँ पे सॉलिड के लिए तो कंसंट्रेशन आप लोग जानते हो कि एक्टिविटी 1 होती है सॉलिड्स के लिए, तो मैं यहाँ पर अमाउंट में मोल्स लेके चल रहा हूँ। इनिशियली अमाउंट मैंने NH4 का ए लिया, अभी डिकम्पोज नहीं हुआ है, लेकिन अब सपोज कीजिए कि एट टाइम टी पर ये इसमें से x डिकम्पोज हो गया, तो यहाँ पर अगर x मोल या डिकम्पोज हुए तो x मोल ऑफ नाइट्रोजन बन जाएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ गैस पर ही फोकस करूंगा अब। और अगर मैं एट टाइम टी इनफाइनाइट पर जब ये मान लूं कि सारा डिकम्पोज हो चुका है तो यहाँ पर a मोल नाइट्रोजन के बन जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री से कि जो कोफिशिएंट्स बता रहे हैं कि 1 मोल अमोनियम नाइट्राइट के डिकम्पोजिशन से 1 मोल नाइट्रोजन गैस बन रही है। तो जितने मोल लेंगे हम उतने ही मोल्स नाइट्रोजन गैस के बनेंगे। गैस के लिए जब सिर्फ केवल एक ही सब्सटेंस गैसियस है तो उस केस में उस गैस का वॉल्यूम हम इजीली मेजर कर सकते हैं बेटा जी। तो मैं यहाँ पर एसटीपी पर नाइट्रोजन का वॉल्यूम मेजर कर लूं और सपोज करो कि वो वॉल्यूम आ रहा है नाइट्रोजन गैस का, वो आ रहा है VT, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP एट टाइम टी। इस टाइम टी पर वॉल्यूम आपने नापा तो VT निकला, तो ये वॉल्यूम नाइट्रोजन का है वो x के प्रोपोर्शनल होगा। किसी भी टाइम पर जितना ज्यादा डिसोसिएट हो जाएगा अमोनियम नाइट्राइट बेटा जी उतना ही नाइट्रोजन गैस ज्यादा बनेगी और यहाँ पर उसका वॉल्यूम भी उतना ही ज्यादा होगा। और इसी तरह से अगर मैं नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम अगेन STP पर मेजर करता हूँ इनफाइनाइट टाइम पर, दैट इज जब डिकम्पोजिशन पूरा हो गया है, तो उस समय वो नाइट्रोजन का वॉल्यूम इनिशियल अमाउंट के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितना ज्यादा मैं इनिशियली यूज करूंगा फाइनली रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में उतना ही ज्यादा मोल्स नाइट्रोजन के बनेंगे और उसका वॉल्यूम STP पर उतना ही ज्यादा होगा। इट इज ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, बट नाउ दिस वॉल्यूम इज after completion of reaction, that is at time t is infinite. ओके बेटा जी, तो अगर मुझे a और x दोनों पता है तो मैं इससे डायरेक्ट a माइनस x को भी पता लगा सकता हूँ। दिस विल बी v infinite माइनस vt। नाउ गाइस देयर इज नो प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक कि अब हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log V infinite अपॉन V infinite माइनस VT। इस तरह से बेटा हो मैं अमोनियम नाइट्राइट को अलग अलग टाइम पर और फाइनली दैट इज रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद नाइट्रोजन गैस के वॉल्यूम्स मेजर करके टाइम मेजर करके वैल्यू पुट करके मैं रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं एक्सपेरिमेंटली। इस तरह से मुझे पता लगा कि हम कैसे अपने मेथड को चेंज करते हैं। तो इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अब यहाँ पर ज्यादा बेटर था टाइट्रेशन के बजाय कि हम यहाँ पर डायरेक्ट नाइट्रोजन का वॉल्यूम यूज कर लें। तो कहीं अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो हम उस प्रेसिपिटेट के अमाउंट्स को उसके मास को वे करके उसको तौलकर मेरे बेटा हम उससे a और a माइनस एक्स का रेशियो निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपने +1 में एक टॉपिक पढ़ा था, आप सबको याद होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री और स्टीरियो आइसोमरेज, जहां पर हमने पढ़ा था कि कुछ कंपाउंड नेचर में ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर देते हैं, उन्हें हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं, और जो रोटेट नहीं करते हैं उनको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। ठीक है बेटा हो, तो मैं उन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करके भी a और a माइनस एक्स का रेशियो फाइंड कर सकता हूं। कैसे, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट। और नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। मेरे बेटाओ केन शुगर जो है वो एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है
और यहाँ पर मैं इस केन शुगर के बारे में बताऊं, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसको हम केमिकली सुक्रोज बोलते हैं। इसका स्पेसिफिक रोटेशन, मेरे बेटाओ स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब होता है, आपको यहाँ बता दें, स्पेशल कंडीशंस में, और वो कंडीशन होती है जब कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होती है और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एंगल ऑफ रोटेशन को हम स्पेसिफिक को इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब कंसंट्रेशन 1 m हो, तब इसका एंगल ऑफ रोटेशन होता है उसका प्लस, ये आपको यहाँ पे स्पेशली कुछ वैल्यूज हैं जो आप याद भी कर लें, सबकी तो याद नहीं करनी पड़ती, पर कुछ स्टैंडर्ड आपके सबस्टेंस से एनसीईआरटी में गिवन है, वो वैल्यूज को आप याद करके चले। इट्स वैल्यू इज 66.5 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को 66.5 डिग्री रोटेट करता है और प्लस साइन बता रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ऐसे सब्सटेंस जो लाइट के प्लेन को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को राइट हैंड साइड में और वी कैन से दैट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, उन्हें हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। मेरे बेटाओ ये मान लीजिए कि इनिशियली मैंने ये सुक्रोज जो था इसकी कंसंट्रेशन ली, पानी में डिजोल्व किया इसे, और इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन अब यहाँ पे ए मोल पर लीटर ली है, और इसको अब मैंने यहाँ पर ये एक्वस सॉल्यूशन है इसका, और इसको मैंने एक्सेस ऑफ वाटर में डिजोल्व कर दिया है। एक्सेस का मतलब अभी हमने बात की थी, इसके वाटर के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 होगा, तो ये भी एक सीडो ऑर्डर रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो अब हम आगे देखें बेटाओ, तो यहाँ पर अभी ये कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी इसमें कोई प्रोसेस नहीं हुई है, लेकिन ये सुक्रोज पानी में डिसॉल्व करने के बाद ये डिसोसिएट होना शुरू हो जाता है, और ये डिसोसिएट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं, इन्हें हम आइसोमर्स बोलते हैं। ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब ये भी लाइट के प्लेन को रोटेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन, मतलब जब इसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो, तब इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है बेटा हो 52, साइन भी बताना पड़ेगा, प्लस 52.4 डिग्री। ये इसका स्पेसिफिक रोटेशन है, ये इसका सिंबल होता है स्पेसिफिक रोटेशन का। और मेरे बेटा फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है -92.4 डिग्री। मेरा कहने का मतलब ये बेटा हो कि अगर आप 1 मोल पर लीटर ग्लूकोज और 1 मोल पर लीटर ही फ्रक्टोज हो सॉल्यूशन के अंदर, तो मेरे बेटाओ इसका जो नेट एंगल ऑफ रोटेशन होगा पूरे मिक्सचर का, वो -40 डिग्री होगा। लेकिन टोटल अमाउंट कितना है उसमें, सॉल्यूट 2 मोल है, तो पर मोल कितना हो गया, -20 डिग्री। लेकिन जब मैंने अभी सुक्रोज को घोला है, अभी रिएक्शन नहीं हुई है, डिसोसिएट नहीं हुआ अभी, तो उस समय इसका जो अमाउंट है ग्लूकोज, जो कि एक इट इज ऑल्सो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, क्योंकि ये भी प्लस में है, और मैं पूरा ही लिख देता हूं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और जो लाइट के प्लेन को बेटा लेफ्ट हैंड दैट इज एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, उसके आगे साइन माइनस लगाते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं +1 में स्टीरियोआइसोमर्स में, फिर भी एक बार हम यहाँ पर थोड़ा सा क्विक रिव्यू इसका लेते हैं। तो अगर मैंने अब हम अमाउंट के अकॉर्डिंग बात करें, तो इनिशियली अगर मैंने ग्लूकोज की सुक्रोज की कंसंट्रेशन ए मोल पर लीटर है, और अभी ये डिसोसिएट नहीं हुआ है, अभी ग्लूकोज और फ्रक्टोज नहीं बना है। ओके बेटाओ, मैं यहाँ पर एक व्हील डायग्राम से आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक मैंने यहाँ पे साइकिल बनाया है,
एक्चुअल में एक डिवाइस होती है बेटा जिससे हम लोग ये एंगल ऑफ रोटेशन मेजर करते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कितना रोटेट कर रहा है, और ये जो डिवाइस होती है जिससे हम इसको मेजर करते हैं उसका नाम होता है पोलैरीमीटर। मैं चलो यहाँ पे एक साइड में लिख देता हूँ, एंगल ऑफ रोटेशन is measured by पोलैरीमीटर। आप इस डिवाइस को याद रखोगे, हम इससे इसको मेजर करते हैं। तो पोलैरीमीटर में आप उसके आगे अब देखें कि ये पोलैरीमीटर को मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको एक फाइनल यहाँ पर। इसमें क्या होता है बेटा वो कि ये एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पर अभी 0 है, और अगर हम इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो वैल्यू प्लस में बढ़ेंगी, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे बढ़ता जाएगा, और ये बढ़ते बढ़ते ये आपका यहाँ तक 90, फिर उसके आगे। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है कोई सबस्टेंस दैट इज लीव रोटेटरी है, तो उसके एंगल यहाँ से -1 -2 इस तरह से इस डायरेक्शन में वो करेंगे मेजर, बट विद नेगेटिव साइन। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस सुक्रोज की। तो इनिशियली बेटा हो जब हम बात करें टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, तो अभी मान लो इस सुक्रोज का एंगल ऑफ रोटेशन है वो ये है, कोई वैल्यू हो सकती है, क्योंकि अब ये अल्फा है टाइम t इज इक्वल टू 0 पर। अब ये स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि कंसंट्रेशन ए है इसकी, 1 मोल पर लीटर नहीं है, दैट इज अब ये वैल्यू 66.5 तो नहीं है, बट ये कंफर्म है कि ये कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, इसलिए होगा प्लस में ही। अब मेरे बेटा क्या हुआ कि अब रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई, और एट टाइम टी पर इसमें से कुछ अमाउंट ए माइनस एक्स रह गया, दैट इज एक्स डिसोसिएट हुआ, तो यहाँ पर एक्स ग्लूकोज बनेगा और एक्स यहाँ पर मोली फ्रक्टोज बनेगा। आप जानते हो इस पूरे मिक्सचर का नेट रोटेशन नेगेटिव है, मतलब जैसे ही ये इसके अंदर बनना शुरू होगा ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव रोटेशन को कम करेगा, ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूरा एक मिक्सचर है ये रिएक्शन मिक्सचर। तो इस पूरे मिक्सचर का जो ओवरऑल रोटेशन होगा वो अब इस और कम हो जाएगा। तो ये क्या होगा बेटा, ये टाइम के साथ साथ कम होना शुरू हो जाएगा, और ये कम होते 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 सपोज कीजिए किसी टाइम टी पर ये एंगल ऑफ रोटेशन फाइनली जो आपको मिला वो है आपका ये एंगल मिला आपको रोटेशन का टाइम टी पर। अब इनको यहाँ पर मैं दो सिंबल दे दूंगा, यहाँ पर टाइम टी 0 पर जो रोटेशन मिला उसको मैं बोलूंगा R0, और टाइम टी पर जो एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा मिलेगा उसकी वैल्यू को बोलूंगा मैं अब यहाँ पर RT। ओके बेटा हो, तो आपको यहाँ पर एक क्लियर हो गया कि आप इस पूरे पार्ट को देखें ध्यान से यहाँ तक ये चेंज हुआ है रोटेशन, तो ये चेंज कितना ज्यादा होगा, जितना डिसोसिएट ज्यादा हो जाएगा, जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा ओवरऑल इस मिक्सचर का एंगल ऑफ रोटेशन जो होगा नेगेटिव में वो उतना ही ज्यादा होगा, वो उसको उतना ही कम कर देगा, और ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते माइनस में एक लिमिट ऐसी आएगी जब पूरे मिक्सचर में टोटल नेगेटिव इस मिक्सचर का और बचे हुए सुक्रोज का टोटल पॉजिटिव इक्वल होगा, नेट 0 हो जाएगा। उस समय ये पूरा मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाएगा, जिस समय इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा बेटा 0 यहाँ पर। लेकिन अभी रिएक्शन और आगे चल रही है, और मान लो आपको ये वैल्यू मिली वो RT मिली एंगल ऑफ रोटेशन की, बट ये नेगेटिव में मिलेगी, और R0 जो है वो आपको प्लस में मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोसेस के आगे चलने से जो पूरा सॉल्यूशन पहले डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, दैट इज जिसका एंगल ऑफ रोटेशन प्लस में था, वो रिएक्शन चलने के बाद में धीरे धीरे उसका एंगल ऑफ रोटेशन माइनस में आना शुरू हो गया, वो इन्वर्ट हो गया। इसलिए इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं। और मेरे बेटाओ इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को हम इन्वर्ट शुगर बोल देते हैं, इसलिए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज कॉल्ड एज इन्वर्ट शुगर्स। ओके बेटाओ, वेरी गुड। तो ये इन्वर्ट शुगर है, और जिस समय ये अमाउंट पूरे मिक्सचर में सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज पूरे मिक्सचर का जिस समय एंगल ऑफ रोटेशन
जीरो हो जाएगा, उस समय पूरा मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो चेंज आया एंगल का यहां से यहां तक, दैट इज टोटल एंगल में जो चेंज आया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? वो x को हम उससे कोरिलेट कर सकते हैं। जितना x ज्यादा होगा, जितना ज्यादा डिसोसिएट हुआ होगा, उतना ही हमें ये RT है वो ज्यादा नेगेटिव मिलेगा, दैट इज उतना ही चेंज ज्यादा हो जाएगा। सो अल्टीमेटली हियर वी कैन से दैट x will be proportional to R naught minus RT. Is there any problem बेटा हो? अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूं। मान लो आपने रिएक्शन को कंप्लीट होने दिया, और रिएक्शन कंप्लीट जब हो गई, जब सुक्रोज पूरा खत्म हो गया टाइम t इनफाइनाइट पर, ए पूरा खत्म, जीरो हो गया, सारा कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज फ्रक्टोज में, तो अब ये कंफर्म है कि पूरे मिक्सचर का नेट एंगल ऑफ रोटेशन अब 100% गारंटी है कि नेगेटिव ही होगा, क्योंकि इसमें ए मोल्स पर लीटर ग्लूकोज के ए मोल्स ऑफ फ्रक्टोज केवल दो ही होंगे, और दोनों का नेट क्या होता है -40। अब ये एक मोल पर लीटर होता तब, अगर ये ए है कंसंट्रेशन तो वो कम या ज्यादा भी हो सकता है कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होगी, बट रहेगी नेगेटिव। तो पूरा सॉल्यूशन क्या हो गया? रोटेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन इन्वर्ट हो गई। तो यहाँ रिएक्शन का नाम समझ में आ गया बेटा हो? तो अब ये मान लीजिए टाइम t इनफाइनाइट पर नेट जो आपको मिला वो ये मिला है, यहाँ तक आ गया, ये एल्फा है, और ये एल्फा पर एंगल ऑफ रोटेशन है वो आर इनफाइनाइट है, दैट इज रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में। तो अब बेटा कितना चेंज आएगा? अब जितना आपने इनिशियल अमाउंट ज्यादा लिया होगा ए, आप समझदार हो, उतना ही इनिशियली वैल्यू ज्यादा होगी प्लस में, क्योंकि केवल ए है, केवल सुक्रोज है, और कंप्लीट इन्वर्ट होने के बाद में फाइनली उतना ही ज्यादा ए, दैट इज माइनस में वैल्यू आएगी इस मिक्सचर की, दैट इज उतना ही इस तरफ भागेगा ये, उतना ही प्लस, उतना ही ज्यादा माइनस होगा आफ्टर रिएक्शन। तो ये डिफरेंस एंगल्स का जो है वो कितना ज्यादा होगा? जितना आपने ए लिया होगा। सो यहाँ पर बेटा जी मैं ये कह सकता हूं, ए विल बी प्रोपोर्शनल टू आर नॉट माइनस आर इनफाइनाइट। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हो, अगर आपको ए भी मालूम है, एक्स भी मालूम है, तो मेरे बेटा हो आप यहाँ पर ए माइनस एक्स कैलकुलेट कर सकते हो, और मैं अब यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूं। सो a minus x will be proportional to r naught minus r infinite minus x क्या है? r naught minus r t। अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो a minus x will be proportional, आप देख सकते हो बेटा हो, यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आर टी है वो प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस, इसको हम आगे लिख सकते हैं। नाउ इट कैन बी कॉल्ड एज आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। अब आपको ए पता है, आपको ए माइनस एक्स पता है, अब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, तो आप रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। हेंस रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए कितना है बेटा? आर नॉट माइनस आर इनफाइनाइट अपॉन ये कितना है बेटा? ए माइनस एक्स आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। आई थिंक मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। इस तरह से हम पोलैरोमीटर की हेल्प से, एक डिवाइस है पोलैरोमीटर, इट इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो हमें यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं करवानी, कोई टाइट्रेशन नहीं करना, हमें यहाँ पर सिंपली उस डिवाइस की हेल्प से अलग अलग टाइम पर, टाइम t जीरो पर, टाइम t पर, और इनफाइनाइट टाइम पर, दैट इज जब कंप्लीट हो जाए इन्वर्जन, उन टाइम पर मुझे एंगल ऑफ रोटेशन आर नॉट, आर टी, आर इनफाइनाइट की वैल्यूज फाइंड करनी है, टाइम टी की वैल्यू फाइंड करनी है, किस टाइम पे मेजर किया है, और इन सारी वैल्यूज को पुट करके इस फॉर्मूले में मैं रेट कांस्टेंट के कैलकुलेट कर सकता हूं। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहाँ पर
आप ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हिस्टोकेमिस्ट्री की हमने यूज की, तो आपने क्या देखा, जरूरी नहीं है रिएक्शन ही हम यूज करें। तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट की नेचर, उनके फिजिकल स्टेट्स या उनके द्वारा सूटेबल कंपाउंड्स की रिएक्शन करवा के जैसी रिएक्शन होती है वैसे ही हम सूटेबल मेथड पहले ढूंढते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ए और ए माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। मुझे एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन भेजा था डाउट के तौर पर, और मैं उसी क्वेश्चन को यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, सॉल्व करना चाहूंगा, इसी क्वेश्चन के लिए है, तो आप ध्यान से देखना। बेटाओ आपको स्क्रीन पे भी एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये एक बुक से स्टूडेंट ने मुझे भेजा था डाउट के तौर पर, हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। वहां पर उसने जब एक क्वेश्चन मुझे भेजा स्क्रीनशॉट लेकर के, तो वहां पर ये एक पार्ट थोड़ा सा फालतू आ गया है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, ये कोई वैल्यू नहीं है, ये स्क्रीनशॉट की वजह से है, और एक वैल्यू इसकी वजह से यहाँ मिसिंग है, वो मैं लिख देता हूँ, ये 1.6। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार पहले रीड कर लेते हैं, फिर इसको हम ट्राई करते हैं। बेटाओ क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहाँ पर कि हाइड्रोलाइसिस की सुक्रोज की वाटर से जो हुआ है इन्वर्जन, वो भी एक हाइड्रोलाइसिस है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन थी, बताया आपको मैंने। जब इसको स्टडी किया और इसको डिफरेंट टाइम पर पोलरीमीटर आ गया ना बेटा डिवाइस, इससे उन्होंने सिर्फ क्या करना है, सॉल्यूशन के आगे रख करके सिर्फ उसका एंगल ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करना है, और वो भी रीडिंग आती है, उस रीडिंग को बस केवल आपको रीड करना है। और वो रीडिंग जब रीड की गई अलग अलग टाइम पर, तो टाइम टी जीरो पर, जीरो ये टाइम मिनट में है, स्टार्टिंग में इनिशियली एंगल ऑफ रोटेशन उन्हें मिला, वो मिला 44 डिग्री, ये डिग्रीज में है, और हमने कहा था टाइम टी जीरो पे मिलता है, उसको हमने आर नॉट कहा था, आपको याद होगा एंगल ऑफ रोटेशन। और टाइम जब t70 है उस टाइम पर एंगल ऑफ रोटेशन है, उसको हमने आर टी कहा था, ये 16.5 डिग्री है, ये भी पॉजिटिव है। और इन्फिनाइट टाइम पर बेटा वो जो टाइम हमें एंगल ऑफ रोटेशन मिला था, उसको हमने कहा था आर इन्फिनाइट। ओके बेटा, वो इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ये डेटा दिया उन्होंने, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है when the reaction mixture will be optically inactive, reaction mixture कब, दैट इज टाइम पूछा है, कब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और हम जानते हैं इनएक्टिव का मतलब जब एंगल ऑफ रोटेशन जीरो हो जाए, तो हमसे उन्होंने ये पूछा है। अब क्वेश्चन में एक और आईक्यू वाली बात है कि उसने हमें गिवन में एल एन लॉग वैल्यूज दी हुई हैं लॉग बेस ई की, तो अगर लॉग बेस ई की वैल्यू दी हुई है तो हम लॉग बेस ई के ई फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिंपल। और किसी भी एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट होता है सेम टेम्परेचर पर, ऐसा हम लोग जानते ही हैं। तो मैं यहाँ पर दो वैल्यूज, पहले एक बार रेट कांस्टेंट के कैलकुलेट करूंगा डेटा से, और अगली बार उस रेट कांस्टेंट के की हेल्प से मैं टाइम टी कैलकुलेट करूंगा, वो टाइम जिस पर इनएक्टिव है। जो टाइम हमें दिया है 70, उस पर तो एक्टिव है, प्लस है मिक्सचर का, ठीक है ना बेटा? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर दो बार फॉर्मूला यूज करूंगा, तो इसको दो बार यूज करने के बजाय मैं से एक बार में लिख सकता हूँ, दोनों फॉर्मूले इक्वलाइज कर दूंगा। तो आप देखिए ध्यान से, पर उससे पहले एक बात समझ लें, और वो ये है कि हमारा फॉर्मूला था इस एंगल ऑफ रोटेशन के लिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, आपको याद होगा अच्छे से, आर नॉट माइनस आर इन्फिनाइट अपॉन आर टी माइनस आर इन्फिनाइट। ओके बेटा जी, अब यहाँ पर उसने एल एन वैल्यू दी हुई है, तो आप इसको एल एन में चेंज कर लो, क्या होगा ये आर वन बाई टी, लॉग को हम बोल देंगे एल एन लॉग बेस ई आर नॉट माइनस आर इन्फिनाइट अपॉन आर टी माइनस आर इन्फिनाइट। इज दैट क्लियर गाइस? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ कि वो टाइम जिस पर ये इनएक्टिव हुआ है वो टाइम t1 है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट एट टाइम t1 रिएक्शन मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा
ऑप्टिकली इनएक्टिव से मतलब है दैट इज टाइम पर आर T1, टाइम T1 पर एंगल ऑफ रोटेशन जो होगा वो 0 होगा। आर T1 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर बेटा फॉर्मूले लिख सकता हूँ, आप लोग समझ सकते हो। मैं रेट कांस्टेंट को लिखूंगा इस फॉर्म में, तो मैं इसे यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। रेट कांस्टेंट के क्या होगा बेटा, 1/T log ln log बेस ई लिख दो, लेकिन मैं यहाँ पे ln ही लिखता हूँ। 1/T ln r नॉट माइनस r इंफिनिट अपॉन आर टी माइनस आर इंफिनिट। रेट कांस्टेंट निकाला है मैंने, और ये रेट कांस्टेंट निकालने के लिए मैं डेटा यूज करूंगा जो मुझे दिया हुआ है। अगली बार फिर मैं रेट कांस्टेंट निकालूंगा, और वो निकालूंगा 1/T1 टाइम T1 के अकॉर्डिंग। अभी मैं निकाल रहा हूँ टाइम T के अकॉर्डिंग, पहले ये वाला ln r नॉट माइनस r इंफिनिट अपॉन r T1, एंगल ऑफ रोटेशन है टाइम T1। यहाँ पर टाइम T पर है, यहाँ पर टाइम T1 पर है, माइनस r इंफिनिट। दोनों ही फॉर्मूले क्या दे रहे हैं, रेट कांस्टेंट, इसका मतलब दोनों ही बराबर होंगे। हम इसको प्लेस कर देते हैं। बस ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको IQ यूज करना है क्वेश्चन को कम से कम स्टेप में जल्दी करने के लिए। ओके बेटा, ये क्या है, बोथ विल गिव रेट कांस्टेंट एंड रेट कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो आप कैसे भी कैलकुलेट कर लीजिए, वो तो सेम आएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर मैं इन वैल्यूज को पुट करता हूँ, तो जो अननोन वैल्यू होगी वो मुझे पता लग जाएगी। तो मैं अब वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ देखें। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। पहले 1/T कितना है बेटा, वो 70। ln r नॉट कितना है बेटा, 44 डिग्री, माइनस r इनफिनिट कितना है बेटा, वो -11, सो -11 डिग्री, डिवाइड बाय आर टी 70 पर, जो टी 70 लिया उस टी पर कितना है 16.5, माइनस इनफिनिट ये कितना है -11, ये तो सेम है, इज इक्वल टू 1/T1 मुझे कैलकुलेट करना है। ln आप देखो यहाँ पर r नॉट माइनस r इनफिनिट, तो वैल्यू सेम है, दैट इज ये 44 माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा 11, तो मैं इसको डायरेक्ट 55 कह सकता हूं, अपॉन अब RT1 ये अलग है, ये RT था, ये RT1 है। T1 पर मैंने कितना माना है बेटा, एंगल ऑफ रोटेशन मानना क्या है, एक्चुअल में दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो कितना है 0, क्योंकि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव करना है हमें। तो ये हो जाएगा आपका RT कितना हो जाएगा बेटा 0, माइनस इनफिनिट कितना है R इनफिनिट -11, तो ये भी प्लस का 11 हो गया। अब मेरे बेटा वो आप यहाँ पे बहुत सिंपल वे में आप इसको समझ सकते हो, ये प्लस के 11 से 11 5 जा 55, यहाँ पर ये हो गया प्लस करने से 27.5, ऊपर हो गया 55, तो 27.5 से 50 ये 5 है, वो कितना हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स। इज दैट क्लियर बेटा। अब यहाँ पर इसको हम यहाँ लिख देते हैं, सो 1/70 इंटू ये कितना आया log 2, द ओवरऑल वैल्यू इज ln2 कितना दिया है बेटा 0.7, मैं आप पुट कर देता हूँ 0.7 इज इक्वल टू 1/T1 हमें कैलकुलेट करना है, इनटू वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर ln5, और ln5 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 1.6, सो 1.6 आप यहाँ पे समझ जाए ln3 की वैल्यू 1.11 का कोई यूज नहीं है। कई बार बच्चे ऐसी चीजों से भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्वेश्चन में दिया है तो जरूर कोई यूज होगा, और जबरदस्ती इस तरह की बात थोप के अपने ऊपर वो कई बार सही करते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर जाते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना है, अपनी थीम पे चलना है, कंसेप्ट पे चलना है, जो यूज हो उसको यूज करो डेटा को, जो नहीं है उसको इग्नोर करो। तो अब यहाँ पर आप क्लियर समझ सकते बेटा हो, जब ये पॉइंट्स यहाँ से रिमूव करूंगा ये 700 हो जाएगा, 7 1 जा 7, और ये 100 टाइम्स
ये यहाँ पर जब T1 को आप इधर लाओगे, सो अल्टीमेटली T1 इज इक्वल टू 1.6 into 100, दैट इज 160 वॉट। क्या 60 सेकेंड, मिनट, आवर्स, तो ये दिया हुआ है, ये मिनट में है, सो इट इज 160 मिनट। सो आंसर विल बी सी। इज दैट क्लियर बेटाओ? तो इस तरह से हमसे कुछ न्यूमेरिकल्स भी, जो मैंने आपको अभी तक 6 एग्जांपल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के दिए, जहां पर हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग सुइटेबल मेथड्स यूज करके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसको हम उसके रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके ऊपर इस तरह से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल ले लिया, तो इससे एक शिक्षा मिलती है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो आपको कैसे याद करना चाहिए? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल, नॉट A और A माइनस एक्स, कुछ नहीं, इनिशियल अमाउंट अपॉन अमाउंट एट टाइम T। जिस टाइम को आपने यहां लिया हुआ है उसी टाइम पर, ऐसे याद रखो। तो आपको उस अमाउंट्स का रेशियो है वो आपको अलग अलग डेटा से हेल्प मिल जाएगी। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस की नंबर इनिशियली कितनी है, 10T पर कितनी है, या उनकी एक्टिविटी, एक्टिविटी पहले कितनी थी, बाद में कितनी है। इज दैट क्लियर बेटाओ? इसके आगे की अब डिटेल्ड स्टडी और काइनेटिक्स की हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।